आपने इस चैनल पर एक वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने आप सभी को बताया था कि कैसे शिक्षकों का वेतन भुगतान होता है और वेतन भुगतान में जिला विद्यालय निरीक्षक की क्या भूमिका है। उस वीडियो में मैंने यह भी बताया था कि प्रबंध तंत्र किसी भी शिक्षक या कर्मचारी के वेतन में कटौती नहीं कर सकता, न ही वेतन वृद्धि रोक सकता है। और अव्वल तो यह है कि आगामी माह के 20वें दिन से पूर्व वेतन भुगतान की सभी कार्रवाई पूरी हो जानी चाहिए। इस संदर्भ में जिला विद्यालय निरीक्षक को काफी अधिकार प्राप्त है। अगर समय से वेतन में बिना किसी तरह की कटौती किए हुए वेतन भुगतान की कार्रवाई में प्रबंध तंत्र से चूक हो जाए तो जिला विद्यालय निरीक्षक अपने स्तर से वेतन संदाय खाते का एकल परिचालन अर्थात सिंगल ऑपरेशन का आदेश जारी कर सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ जिला विद्यालय निरीक्षक की संस्तुति पर मंडलीय शिक्षा उपनिदेशक प्रबंध तंत्र का अतिक्रमण कर प्राधिकृत नियंत्रक यानी कंट्रोलर की नियुक्ति भी कर सकता है। ये तमाम जानकारियां जो मैंने आपको जिस वीडियो में बताया था, समझाया था, उस वीडियो का लिंक मैंने आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के जरिए पूरी वीडियो देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने यह भी बताया था कि शिक्षकों के वेतन भुगतान में जानबूझकर देरी करने वाले प्रबंधक पर आर्थिक दंड के साथ साथ 6 महीने की जेल भी हो सकती है। साथियों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से सिंगल ऑपरेशन की व्यवस्था, सिंगल ऑपरेशन के दौरान प्रधानाचार्य अथवा प्रधानाध्यापक के अधिकार कहां तक बढ़ जाते हैं, इस दौरान तमाम अवकाश कौन स्वीकृत करेगा, सिंगल ऑपरेशन के दौरान ट्रांसफर के लिए एनओसी कौन जारी करेगा, आदि विषयों के साथ साथ प्राधिकृत नियंत्रक के बारे में भी आज बहुत कुछ बताने वाला हूं। इससे पहले कि वीडियो शुरू करूं, आपसे गुजारिश है कि आप इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। यह YouTube चैनल पूरी तरह से सरकारी शिक्षक और कर्मचारियों के लिए ही समर्पित है, जहां यथासंभव विश्वसनीय जानकारियां देने की कोशिश होती है और इस चैनल ने आपका भरोसा जीता भी है। यानी आप इस चैनल पर दी जाने वाली जानकारियों पर भरोसा भी करते हैं, तो आप अभी तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अब मैं आज का वीडियो शुरू करता हूं। आप सभी को नमस्कार, मैं नवीन पांडे। मैं बात कर रहा हूं अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की, अर्थात एडेड माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों की। यह आपको जरूर जानना चाहिए कि ऐसे सभी माध्यमिक शिक्षकों कर्मचारियों का वेतन भुगतान उत्तर प्रदेश हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट कॉलेज अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान अधिनियम 1971 अर्थात वेतन वितरण अधिनियम 1971 के तहत ही किया जाता है। वेतन वितरण अधिनियम की धारा 10(1) के प्रावधानों के अनुसार ही एडेड माध्यमिक शिक्षकों के अध्यापकों और कर्मचारियों को वेतन भुगतान किया जाता है। वेतन वितरण अधिनियम 1971 की धारा 10(1) कहता है कि राज्य सरकार प्रत्येक संस्था के अध्यापकों और कर्मचारियों को ऐसे वेतन भुगतान के लिए उत्तरदायी होगी जो 31 मार्च 1971 के पश्चात किसी अवधि के संबंध में देय हो। अब यह जानिए कि अधिकतर मामलों में प्रबंध तंत्र पर कार्रवाई 2 ही प्रावधानों के तहत होती है। पहला, उसमें से एक प्रावधान के बारे में आप सभी को बता रहा हूं, दूसरे प्रावधान को भी आज के ही वीडियो में बताऊंगा। हाँ, तो मैं बात कर रहा था वेतन वितरण अधिनियम 1971 के बारे में। अब समझिए, इसी अधिनियम की धारा 3(1) में प्रावधान है कि आगामी माह के 20वें दिन से पूर्व शिक्षकों और कर्मचारियों का वेतन भुगतान हो जाना चाहिए। ठीक से समझिए, वेतन वितरण अधिनियम 1971 की धारा 3(1) में कहा गया है कि आगामी माह के 20वें दिन अथवा उससे पूर्व के ऐसे दिन जो राज्य सरकार आदेश द्वारा सुनिश्चित करे कि समाप्ति से पूर्व शिक्षकों और कर्मचारियों को वेतन भुगतान किया जाएगा। अब बात आती है कि कितना वेतन। जवाब है बिना कटौती का वेतन। और यहां यह ध्यान दें कि बिना अनुशासनात्मक कार्रवाई पूर्ण हुए किसी भी शिक्षक या कर्मचारी का वेतन कटौती हरगिज नहीं होना चाहिए। वेतन वितरण अधिनियम 1971 की धारा 3(2) में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि वेतन भुगतान बिना किसी कटौती के सुनिश्चित किया जाना चाहिए। और इस वेतन वितरण अधिनियम के द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक को वेतन भुगतान के लिए उत्तरदायी और जवाबदेह बनाया गया है। साथ ही जिला विद्यालय निरीक्षक को अधिकार भी प्रदान किए गए हैं
और जब जिला विद्यालय निरीक्षक को यह सुनिश्चित हो जाए कि शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन भुगतान में प्रबंध तंत्र मनमानी कर रहा है, जैसे मनमाने ढंग से अधिनियम के प्रावधानों के विरुद्ध जाकर शिक्षकों का वेतन कटौती किया जा रहा है, या सरकार द्वारा निश्चित किए गए तिथि से पूर्व प्रबंध तंत्र द्वारा वेतन भुगतान की कार्यवाही पूरी नहीं की जा रही है, तो फिर जिला विद्यालय निरीक्षक वेतन वितरण अधिनियम 1971 की धारा 3(3) के अंतर्गत विद्यालय के वेतन संदाय खाते का एकल परिचालन अर्थात सिंगल ऑपरेशन करते हुए वेतन भुगतान की कार्रवाई सुनिश्चित करने का आदेश जारी कर सकता है। इतना ही नहीं, केवल सिंगल ऑपरेशन का आदेश ही जारी नहीं करना होगा, बल्कि जिला विद्यालय निरीक्षक धारा 3 का पालन करने में विफल प्रबंधाधिकरण के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मंडलीय शिक्षा उपनिदेशक को सिफारिश भी करेगा, जिसके बाद मंडलीय शिक्षा उपनिदेशक 1 सप्ताह के भीतर प्रबंध तंत्र को नोटिस जारी कर पूछेगा कि वेतन वितरण अधिनियम की धारा 3 का अनुपालन न करने के कारण क्यों न प्रबंधाधिकरण का अतिक्रमण कर दिया जाए। इसके बाद प्रबंधाधिकरण के पास एक मौका बचता है कि वह साबित करे कि प्रबंधाधिकरण द्वारा अधिनियम का पूरी तरह से अनुपालन किया गया है। अगर वाकई अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में चूक हुई हो तो मंडलीय शिक्षा उपनिदेशक 1 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक के लिए प्रबंधाधिकरण का अतिक्रमण कर प्राधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति करेगा। मुझे लगता है कि आप सिंगल ऑपरेशन से लेकर के प्राधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति तक की पूरी प्रक्रिया समझ चुके होंगे। अब आगे समझिए। कई बार देखा जाता है कि सिंगल ऑपरेशन करने के बाद लंबे समय तक वही व्यवस्था यानी सिंगल हैंड ऑपरेशन चलता रहता है, जो कि बिल्कुल उचित नहीं है। सिंगल हैंड ऑपरेशन किसी तरह की कोई अस्थायी यानी परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। अगर वाकई वेतन वितरण अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में प्रबंधाधिकरण से चूक हुई हो तो जिला विद्यालय निरीक्षक की यह जिम्मेदारी बनती है कि वह इस वेतन वितरण अधिनियम की धारा 6(1) के तहत ऐसे प्रबंधाधिकरण के विरुद्ध कार्रवाई हेतु मंडलीय शिक्षा उपनिदेशक को सिफारिश करे, और मंडलीय शिक्षा उपनिदेशक की भी जिम्मेदारी है कि वह वेतन वितरण अधिनियम की धारा 6(2) के अनुसार हफ्ते भर के अंदर ऐसे प्रबंधाधिकरण को नोटिस जारी करे और अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में चूक की दशा में प्राधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति करे। लेकिन होता क्या है, कई बार जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा प्रबंधाधिकरण के खिलाफ मंडलीय शिक्षा उपनिदेशक को सिफारिश करने में देर होती है या मंडलीय शिक्षा उपनिदेशक स्तर से कार्रवाई में विलंब होता है, जिसके कारण सिंगल ऑपरेशन की व्यवस्था महीनों महीनों ऐसे चलने लगता है जिससे कई तरह की टेक्निकल प्रॉब्लम आ खड़ी होती है और जानकारी के अभाव में शिक्षकों और कर्मचारियों को तमाम समस्याओं से जूझना पड़ता है, जैसे प्रसूति अवकाश, बाल्य देखभाल अवकाश या मेडिकल अवकाश कौन स्वीकृत करेगा। यही नहीं, जिन्हें पदोन्नति लेनी है उनके समक्ष भी समस्या खड़ी हो जाती है कि पदोन्नति की कार्रवाई कैसे शुरू हो। यही नहीं, वर्ष 2021 में जब उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती हुई तब कई जगह समस्या खड़ी हो गई। जिन स्कूलों में प्राधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति थी वहां तो नियुक्ति में समस्या खड़ी नहीं हुई, लेकिन जहां सिंगल ऑपरेशन की व्यवस्था थी वहां समस्या ही समस्या थी कि नियुक्ति पत्र कौन जारी करेगा। सवाल था कि क्या प्रधानाचार्य ही नियुक्ति पत्र जारी करेंगे या जिला विद्यालय निरीक्षक या कौन। उसी तरह जब शिक्षकों को ट्रांसफर लेने के लिए एनओसी की आवश्यकता पड़ती है तो भी समस्या कि आखिरकार सिंगल ऑपरेशन की दशा में एनओसी कौन जारी करेगा। कई लोग मुझसे व्हाट्सएप कर पूछते हैं कि उनके यहाँ सिंगल ऑपरेशन व्यवस्था है, क्या प्रधानाचार्य से एनओसी ले लिया जाए, ट्रांसफर के लिए फाइल आगे बढ़ाया जाए। तो कई लोग पूछते हैं कि क्या जिला विद्यालय निरीक्षक ही एनओसी देंगे। आज सारे सवालों का जवाब मैं दूंगा और दावे के साथ कह सकता हूं कि शिक्षक क्या, कई प्रिंसिपल और अधिकारियों को भी सटीक जानकारी नहीं होती। अब ध्यान से समझिए, वेतन वितरण अधिनियम की धारा 3(3) के तहत किसका सिंगल ऑपरेशन का आदेश होता है। जवाब है वेतन संदाय खाते का एकल परिचालन यानी सिंगल ऑपरेशन ऑफ सैलरी पेमेंट अकाउंट। फिर अवकाश स्वीकृत करने या नियुक्ति करने या पदोन्नति की कार्रवाई करने या एनओसी जारी करने संबंधी अधिकारों पर प्रश्न ही क्यों। अब समझिए,
दिनांक 19 जुलाई 2021 को माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक और जिला विद्यालय निरीक्षकों को पत्र जारी कर कुछ जिज्ञासाओं का निराकरण किया था। उसमें से एक जिज्ञासा यह थी कि जिन विद्यालयों में प्रबंधक नहीं है और प्राधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति भी नहीं है तथा शिक्षकों और कर्मचारियों का वेतन भुगतान एकल संचालन यानी सिंगल ऑपरेशन से हो रहा है, तो एनओसी और अग्रसारण का अधिकार किसे होगा। इस संदर्भ में माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि एकल संचालन की व्यवस्था मात्र शिक्षक और कर्मचारियों के वेतन भुगतान के लिए ही होती है। उक्त व्यवस्था के अंतर्गत प्रबंध तंत्र के अन्य अधिकार जो हैं वह यथावत होते हैं। अतः प्रबंध तंत्र को एनओसी जारी करने का भी अधिकार होता है और अग्रसारण करने का भी अधिकार होता है। मतलब समझिए कि अगर शिक्षक को ट्रांसफर लेनी है तो अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी एनओसी प्रबंध तंत्र ही देगा और प्रबंध तंत्र के द्वारा ही ट्रांसफर के लिए फाइल का अग्रसारण होगा। यही नहीं, नियुक्ति से लेकर के पदोन्नत तक की सारी कार्रवाई प्रबंध तंत्र करता रहेगा और प्रसूति अवकाश से लेकर सीसीएल मेडिकल आदि जो भी अवकाश हैं वह प्रबंधाधिकरण द्वारा ही स्वीकृत होंगे। सिंगल ऑपरेशन की दशा में शिक्षकों के मेडिकल आदि अवकाश न तो प्रिंसिपल स्वीकृत करेंगे और न ही डीआईओएस, बल्कि प्रबंध तंत्र का अधिकार बना रहेगा। फिर सवाल आता है कि प्रिंसिपल और प्रबंधक की खींचतान में और सिंगल ऑपरेशन की खुन्नस में शिक्षक का तो नुकसान नहीं होगा। अगर प्रबंधक अवकाश स्वीकृत ही न करे तब क्या किया जाए। तो ऐसी परिस्थिति में मुझे यह कहना है कि सिंगल ऑपरेशन के बाद कोई भी प्रबंधक इस तरह खुन्नस निकालने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि वह पहले से ही वेतन वितरण अधिनियम के अनुपालन में विफल रहा है और वह अभी भी इस तरह की मनमानी करेगा तो यह इंटरमीडिएट एजुकेशन एक्ट का उल्लंघन माना जाएगा और ऐसी परिस्थिति में प्रबंध तंत्र बचाना मुश्किल हो जाएगा और उस प्रबंध तंत्र के खिलाफ 16D की कार्रवाई होना तय हो जाएगा और प्रबंध तंत्र ही भंग हो सकता है। इसके लिए 16D के प्रावधानों को अब समझना जरूरी हो गया है। आप सभी को जरूर जानना चाहिए। अगर आप जानेंगे तो शोषण से भी बचेंगे और जरूरी होगा तो ऐसे प्रबंध तंत्र के खिलाफ मुखरता के साथ कार्रवाई हेतु आप लड़ाई भी लड़ सकेंगे। आइए अब आपको 16D के बारे में भी कुछ बता दूं। इंटरमीडिएट एजुकेशन एक्ट 1921 की धारा 16D(3) में उन परिस्थितियों और दशाओं का जिक्र है जिन दशाओं में संस्था के प्रबंध तंत्र को भंग कर प्राधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति की जा सकती है। आइए जानें कि धारा 16D(3) में कौन कौन सी परिस्थिति है जिसमें प्रबंध तंत्र को भंग किया जा सकता है। पहला, किसी संस्था का प्रबंध समिति किसी न्यायालय के निर्णय या इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन दिए गए किसी निर्देश का पालन करने में असफल रहा हो, अर्थात अगर प्रबंध समिति न्यायालय के निर्णय को न माने या इंटरमीडिएट एजुकेशन एक्ट के प्रावधानों का पालन न करे या माध्यमिक शिक्षा से जुड़े अन्य अधिनियम जैसे वेतन वितरण अधिनियम या शैक्षिक संस्था अधिनियम 1974 या अब उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2023 का अनुपालन न करे, तो इस दशा में प्रबंध तंत्र को भंग कर प्राधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति की जा सकती है। और भी कई परिस्थितियां हैं जिनके आधार पर प्रबंध तंत्र भंग किया जा सकता है। आइए उसको भी जानें। इंटरमीडिएट एजुकेशन एक्ट 1921 की धारा 16D(3) में दूसरी जो परिस्थिति का जिक्र है वह यह है कि समिति ऐसी अर्हता के जो संस्था में शिक्षा के स्तर को बनाए रखने को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है, अध्यापक वर्ग को नियुक्त करने में विफल रहा है या उसने इस अधिनियम या अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करके किसी शिक्षक वर्ग या शिक्षणेतर कर्मचारी वर्ग को नियुक्त किया है या सेवा में बनाए रखा है, तब भी इंटरमीडिएट एजुकेशन एक्ट 1921 की धारा 16D के तहत कार्रवाई कर प्रबंध तंत्र को भंग किया जा सकता है। तीसरी दशा, भिन्न भिन्न व्यक्तियों द्वारा प्रबंध समिति के विधिपूर्ण पदधारी होने के अधिकार का दावा करने के संबंध में किसी विवाद से संबंध संस्था के निर्वाध और सुव्यवस्थित प्रशासन पर प्रभाव पड़ा है, तब भी इंटरमीडिएट एजुकेशन एक्ट 1921 की धारा 16D के तहत कार्रवाई कर प्रबंध तंत्र को भंग किया जा सकता है। चौथा,
समिति संस्था के लिए ऐसा पर्याप्त और उचित स्थान, पुस्तकालय, फर्नीचर, लेखन सामग्री, प्रयोगशाला, उपस्कर या अन्य सुविधाओं की जो ऐसी संस्था में दक्ष प्रशासन के लिए आवश्यक है, अगर प्रबंध तंत्र व्यवस्था करने में लगातार विफल रही है, तब भी इंटरमीडिएट एजुकेशन एक्ट 1921 की धारा 16D के तहत कार्रवाई कर प्रबंध तंत्र को भंग किया जा सकता है। 5वां, समिति ने संस्था के हितों के प्रतिकूल उसकी पर्याप्त संपत्ति को अन्य कार्य में लगा दिया है, उसका दुरुपयोग किया है, दुर्विनियोग किया है या किसी संपत्ति को उत्तर प्रदेश शैक्षिक संस्था आस्तियों के अपव्यय का निवारण अधिनियम 1974 के उपबंधों का उल्लंघन करके अंतरित किया है, तब भी इंटरमीडिएट एजुकेशन एक्ट 1921 की धारा 16D के तहत कार्रवाई कर प्रबंध तंत्र को भंग किया जा सकता है। 6वां, प्रशासन योजना का प्रारूप धारा 16 के अधीन उसके लिए अनुज्ञात समय के भीतर प्रस्तुत नहीं किया गया है या संस्था का प्रबंध प्रशासन योजना से भिन्न रूप से संचालित किया जा रहा है या संस्था के कार्यकलापों का अन्यथा कुप्रबंध किया जा रहा है, तब भी इंटरमीडिएट एजुकेशन एक्ट की धारा 16D के तहत कार्रवाई कर प्रबंध तंत्र को भंग किया जा सकता है। और 7वां, किसी संस्था की प्रशासन योजना जो इंटरमीडिएट एजुकेशन संशोधन अधिनियम 1980 के प्रारंभ के पूर्व अनुमोदित की गई हो, इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत है और संस्था का प्रबंध समिति धारा 16 के अधीन नोटिस दिए जाने के बावजूद समुचित समय के भीतर उसमें परिवर्तन या रूपांतरण करने में असफल रही है, तब भी इंटरमीडिएट एजुकेशन एक्ट 1921 की धारा 16D के तहत कार्रवाई कर प्रबंध तंत्र को भंग किया जा सकता है। तो ये 7 परिस्थिति और दशाएं हैं जब इंटरमीडिएट एजुकेशन एक्ट 1921 की धारा 16D के तहत कार्रवाई कर प्रबंध तंत्र को भंग कर प्राधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति की जा सकती है। आइए धारा 16D के तहत कार्रवाई की पूरी प्रक्रिया भी समझा देता हूं। जिस दशा और परिस्थिति की चर्चा मैंने अभी की, उन परिस्थितियों में निदेशक धारा 16D की उपधारा 3 का प्रयोग कर प्रबंध समिति को नोटिस जारी करेगा और नोटिस प्राप्ति के 30 दिन के भीतर प्रबंध समिति जवाब दाखिल करेगी। प्रबंध समिति कारण बताने में असफल हो जाए या प्रबंध समिति द्वारा बताए गए कारण पर विचार करने के पश्चात निदेशक को समाधान हो जाए कि उपधारा 3 में बताए गए परिस्थिति और दशा उस संस्था में विद्यमान है, तो निदेशक उस संस्था के लिए प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त करने के लिए राज्य सरकार को सिफारिश कर सकता है, जिसके बाद राज्य सरकार किसी व्यक्ति को उस संस्था का प्राधिकृत नियंत्रक के रूप में नियुक्त कर देगा और वह प्राधिकृत नियंत्रक उस संस्था और उस संस्था की संपत्ति का प्रबंध ग्रहण कर लेगा। इंटरमीडिएट एजुकेशन एक्ट 1921 की धारा 16 के अनुसार वह नियुक्त प्राधिकृत नियंत्रक संबद्ध संस्था और उसकी संपत्ति का प्रबंध उसकी प्रबंध समिति को अपवर्जित करके अपने अधिकार में ले लेगा और उस प्राधिकृत नियंत्रक को ऐसी समस्त शक्तियां और प्राधिकार प्राप्त होंगे जो प्रबंध समिति को प्राप्त थी या प्राप्त होते। अगर शिक्षक दृष्टि से देखा जाए, अब वह प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्ति आदेश जारी कर सकता है, पदोन्नति की कार्रवाई कर सकता है या ट्रांसफर के लिए एनओसी दे सकता है। साथ ही इंटरमीडिएट एजुकेशन एक्ट के अध्याय 3 के विनियम 99 में उल्लिखित अवकाशों की स्वीकृति का भी अधिकार प्राप्त हो जाएगा उसे। आइए अब सवाल लेते हैं। पहला सवाल है, सवाल यह कि क्या जिला विद्यालय निरीक्षक किसी संस्था का प्राधिकृत नियंत्रक बन सकता है? इसका जवाब मैं देता हूं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में श्री मुकेश सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य के मामले में यह एक बहुत बड़ा प्रश्न बना हुआ था। प्रबंध तंत्र के शून्य होने की दशा में ज्येष्ठता सूची के प्रकाशन और अनुशासनात्मक कार्रवाई से लेकर के चयन, वेतनमान और पदोन्नति, ट्रांसफर आदि प्रकरणों में प्राधिकृत नियंत्रक की एक बड़ी भूमिका है और जिला विद्यालय निरीक्षक इस तरह के मामलों में अनुमोदनकर्ता और निर्णायक की भूमिका उसे निभानी पड़ती है। तो ऐसे में अगर जिला विद्यालय निरीक्षक ही प्राधिकृत नियंत्रक बन जाएगा तो सोचिए कि कितना विवाद पैदा हो जाएगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि प्राधिकृत नियंत्रक ने एक शिक्षक को निलंबित कर दिया और जिला विद्यालय निरीक्षक ही उस संस्था का प्राधिकृत नियंत्रक है, तो फिर अजब गजब हो जाएगा। वो कहावत है ना कि मर्डर करने वाला ही जज बन जाएगा, तो न्याय क्या मिलेगा? मतलब निलंबित करने वाले व्यक्ति को ही निलंबन के अनुमोदन का अधिकार मिल जाएगा
तो फिर पीड़ित को न्याय कौन देगा? जिला विद्यालय निरीक्षक के प्राधिकृत नियंत्रक होने की दशा में इसी तरह की अनेक असहज स्थिति बनेगी, विवाद उत्पन्न होंगे। इसी को ध्यान में रखकर माध्यमिक शिक्षा निदेशक शिक्षा सामान्य 1 तृतीय अनुभाग द्वारा समस्त मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को लिखे पत्र के माध्यम से स्पष्ट आदेश दिया गया था कि यदि विद्यालय के प्राधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति किया जाना अथवा प्रस्तावित किया जाना हो तो जिला विद्यालय निरीक्षक को छोड़कर शिक्षा विभाग के किसी अन्य अधिकारी को प्राधिकृत नियंत्रक के पद पर नियुक्त अथवा प्रस्तावित किया जाए। साथ ही स्पष्ट आदेश दिया गया था कि अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में जिला विद्यालय निरीक्षक को किसी भी दशा में प्राधिकृत नियंत्रक के रूप में नियुक्ति न कराया जाए। आइए दूसरा सवाल लेते हैं। दूसरा सवाल यह है कि यदि विद्यालय में मान्य प्रबंधक नहीं है या प्रबंध समिति शून्य है और प्राधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति भी नहीं है तो चयनित अभ्यर्थी को किस स्तर से नियुक्ति पत्र जारी होगा? पूरी बात समझिएगा। अभी तक प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों का चयन उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज के द्वारा होता था। चयनित अभ्यर्थियों को विद्यालय प्रबंध समिति के प्रस्ताव पर प्रबंधक नियुक्ति पत्र जारी करता था। लेकिन जिन विद्यालयों में प्रबंध समिति की स्थिति शून्य होती थी या प्रबंधक नहीं होता था और प्राधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति भी नहीं होता था, उस दौरान चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करने में समस्याएं होती थी। अभ्यर्थी प्रिंसिपल तो परेशान होते ही थे, कई अधिकारियों को भी ठीक से कुछ समझ में नहीं आता था। वस्तुतः नियुक्ति में विफलता मानकर संबंधित अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम 1982 की धारा 17 में वर्णित प्रावधानों का प्रयोग करता था। यूं तो धारा 17 की उपधारा 1 के अनुसार चयनित अभ्यर्थी नियुक्ति हेतु शिक्षा निदेशक अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को आवेदन देगा, जिसकी जांच कर शिक्षा निदेशक अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी संस्था के प्रधान को धारा 17(2) ख के अंतर्गत नियुक्ति पत्र जारी करने का आदेश देगा तथा धारा 17(3) के तहत उसके वेतन का भुगतान का आदेश होगा। अब जानिए कि शिक्षा निदेशक ने उक्त धारा के संदर्भ में सभी मंडल के उप शिक्षा निदेशक को अपना प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त कर दिया था, जिसे बदलकर बाद में मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक कर दिया गया। अर्थात धारा 17 में जहां शिक्षा निदेशक का उल्लेख है वहां अब उस दायित्व का निर्वहन मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक करने लगे थे। लेकिन अब उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम 1982 निरसित किया जा चुका है और अब माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम द्वारा किया जाएगा। और अब ठीक उसी प्रकार इस तरह की परिस्थितियों और नए आयोग के अधिनियम और अधिनियम के तहत बनाए जाने वाली नियमावली के आधार पर ही इस तरह की नियुक्तियां होंगी। आइए अब तीसरा सवाल लेते हैं। हमारे विद्यालय में 10 वर्षों से प्राधिकृत नियंत्रक की व्यवस्था है, क्या यह ऐसे ही चलता रहेगा? आप समझिए कि इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 की धारा 16D का प्रयोग कर प्राधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति इस निर्देश के साथ की जाती है कि वह प्राधिकृत नियंत्रक संबंधित विद्यालय में व्याप्त अनियमितताओं का निराकरण तत्काल सुनिश्चित करते हुए प्रशासन योजना को दृष्टिगत रखते हुए प्रबंध समिति के गठन की कार्रवाई सुनिश्चित कराएगा। इंटरमीडिएट एजुकेशन एक्ट की धारा 16D में स्पष्ट किया गया है कि इस सुसंगत धारा के अधीन नियुक्त प्राधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति अधिकतम 5 वर्ष के लिए ही होगी और 5 वर्ष के भीतर मान्यता प्राप्त प्रबंध समिति की नियुक्ति हर हाल में हो जानी चाहिए। अगर प्राधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति वेतन वितरण अधिनियम की धारा 3 के तहत 3 का प्रयोग करके हुआ है तो भी उस प्राधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति भी इस आशय के साथ ही की जाती है कि वह विद्यालय में व्याप्त अनियमितताओं का निराकरण कराएगा। साथ ही इस अधिनियम की धारा 6 में स्पष्ट किया गया है कि इस तरह के प्राधिकृत नियंत्रक का कार्यकाल भी 5 वर्ष से अधिक नहीं होगा। लेकिन इसके बावजूद भी ऐसे कई प्रकरण हैं जहां कई विद्यालयों में प्राधिकृत नियंत्रक 5 वर्ष क्या 10, 20, 30 सालों से बना हुआ है, जो कि किसी भी सूरत में विधिमान्य नहीं माना जा सकता है। इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए ही 12 मई 2022 को माध्यमिक शिक्षा निदेशक शिक्षा सामान्य 1 तृतीय अनुभाग द्वारा प्रदेश भर के सभी मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को
पत्र लिख करके इस तरह के प्रकरणों पर सख्त ऐतराज करते हुए ऐसे प्राधिकृत नियंत्रक और जिला विद्यालय निरीक्षक के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। आइए चौथा सवाल लेते हैं। मेरे स्कूल में प्रबंध तंत्र का कोई भी सदस्य अब जीवित नहीं है और न ही ट्रस्ट का कोई सदस्य ही बचा है। ऐसी परिस्थितियों में क्या कभी प्रबंध तंत्र की बहाली नहीं होगी? इसका जवाब दे दूं। अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा अनुभाग 8 द्वारा 24 अगस्त 2023 को एक शासनादेश जारी किया गया है, जिसमें ऐसे अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय जिनके प्रबंध समिति या साधारण सभा या ट्रस्ट का कोई सदस्य जीवित नहीं है, उसके संचालन के लिए जनपद के जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक संचालन समिति का प्रावधान किया गया है। वित्त एवं लेखाधिकारी माध्यमिक इस समिति का कोषाध्यक्ष होगा, जबकि DIOS BS से डायट प्राचार्य उस संबंधित स्कूल का प्रिंसिपल इस संचालन समिति का पदेन सदस्य होगा और समिति द्वारा शिक्षा विभाग के ही किसी क्लास 2 लेवल के ऑफिसर को प्रबंधक चुनेगा और इस समिति की बैठक वर्ष में 2 बार होगी। शेष रूटीन कार्य संचालन समिति द्वारा नियुक्त प्रबंधक करता रहेगा। 5वां प्रश्न है कि मेरे विद्यालय में न तो प्रबंधक हैं और न ही प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त हैं तथा शिक्षकों का वेतन भुगतान एकल संचालन से हो रहा है। ट्रांसफर के लिए NOC प्रधानाचार्य देंगे या DIOS? इसका जवाब यह है कि 19 जुलाई 2021 को शिक्षा निदेशक ने पत्र द्वारा स्पष्ट कर दिया है कि एकल संचालन की व्यवस्था मात्र शिक्षक और कर्मचारियों के वेतन भुगतान के लिए होती है। उक्त व्यवस्था के अंतर्गत प्रबंध तंत्र के अन्य अधिकार यथावत होते हैं, अतः प्रबंध तंत्र के पास NOC का अधिकार विद्यमान है। साथ ही उसे ट्रांसफर के लिए प्रस्तुत आवेदन का अग्रसारण का अधिकार होगा। 6वां प्रश्न, मेरे स्कूल में प्रबंध तंत्र का कार्यकाल खत्म हो चुका है और अभी तक नई प्रबंध समिति का चुनाव नहीं हो पाया है। ऐसी स्थिति में प्रबंध तंत्र का अधिकार किसके पास होगा? इसका जवाब यह है कि इस तरह की पूर्व में काफी समस्याएं होती थी। प्रबंध समिति का अधिकार अंतरण केवल शिक्षा निदेशक के आदेश से ही हो सकता है। प्रबंध तंत्र में विवाद के कारण समय से चुनाव न हो पाना या मामला न्यायालय के अधीन होने पर अमूमन ऐसे प्रकरणों में धारा 16D का प्रयोग कर प्राविधिक नियंत्रक की नियुक्ति कर दी जाती है। इससे भिन्न परिस्थितियों में अगर प्रबंध तंत्र का कार्यकाल बीत चुका है और चुनाव नहीं हो पाए हैं तो तमाम तकनीकी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। वेतन भुगतान के लिए तो जिला विद्यालय निरीक्षक वेतन वितरण अधिनियम का प्रयोग कर सिंगल ऑपरेशन की व्यवस्था कर देंगे, लेकिन बाकी जो समस्याएं हैं वो खड़ी की खड़ी रह जाएंगी। इसी को ध्यान में रखकर 2 सितंबर 2008 को एक शासनादेश जारी हुआ और इस शासनादेश के प्रस्तर 4 के उप प्रस्तर 3 में यह व्यवस्था की गई कि प्रबंध समिति का कार्यकाल समाप्त होने के 3 माह पूर्व ही चुनाव कराए जाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दिया जाए। जिला विद्यालय निरीक्षक संस्थाओं की प्रबंध समितियों के गठन की नियमित समीक्षा करते रहें और जिन प्रबंध समितियों का कार्यकाल समाप्ति के निकट हो उन्हें चुनाव कराए जाने हेतु नोटिस जारी करें। यही नहीं, 27 अक्टूबर 2023 को शिक्षा निदेशक माध्यमिक ने समस्त जिला विद्यालय निरीक्षकों को पत्र लिख करके माध्यमिक विद्यालयों की प्रबंध समिति के गठन के सरलीकरण की हर संभव कोशिश की ताकि प्रबंध समिति का कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व प्रबंध समिति का गठन हो सके। जैसे जिन संस्थाओं के प्रबंध समितियों में कोई विवाद नहीं है उन समितियों का चुनाव समय से कराया जाए और इस समय से चुनाव कराए जाने के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक से अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं होगी। प्रबंध समिति के चुनाव संपन्न होने के उपरांत चुनाव मान्य किए जाने और हस्ताक्षर प्रमाणित करने के प्रकरण को जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा 14 कार्य दिवस के भीतर निर्णय ले लिया जाएगा। अगर प्रबंध समिति के चुनाव में पूर्व पदाधिकारी ही चुने जाते हैं तो पुनः हस्ताक्षर प्रमाणित करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। केवल नए पदाधिकारी के चुने जाने की स्थिति में ही हस्ताक्षर प्रमाणन की कार्रवाई किया जाएगा। यह था आज का वीडियो और मैं समझता हूं कि आज का वीडियो आप सभी के लिए काफी मददगार साबित होगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अब मुझे इजाजत दें। बहुत बहुत धन्यवाद।